तो सब कुछ मजदूर के खिलाफ खड़ा है, मालिक, पुलिस, गुंडे। उसका वो कैसा दृश्य के दौर 12 घंटे काम करने के बाद हाजिरी कट गई, वो फिर तक भी जा सकता है। फैसला करे कि आप एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने और फिर आपने CITU के गठन का शुरुआत करी। ये कौन सा सन की घटना है? 89 में ऑल टाइमर बन गया। तो कोई किताबों का या आपके नेतृत्व का कोई तो एक ऊर्जा होती है जिससे आदमी लगातार चलता रहता है। कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जो मेरे आदर्श, फिर एक जुनून था। मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि कोई भी काम करो तो ईमानदारी से, धोखा किसी के साथ नहीं करना, काम छोड़ दो अगर आपके उसका नहीं, आप इनकार करें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के सदस्य कब बने? मैं CPIM का सदस्य 1988 में बना। ये जो जाति का सवाल है, इसको व्यक्तिगत जीवन में या सांगठनिक स्तर पर या सामाजिक संघर्षों में किस ढंग से देखा जाए? जितना अब है इतना नहीं था। इस शासन का चरित्र किस रूप में भिन्न देखते हो आप पिछले से? लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक और शख्सियत के साथ, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिन्होंने अपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग को संगठित करने में वक़्फ़ कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने भट्ठों पर जाकर मजदूरों को संगठित किया, जिसने जंगलात के मजदूरों को संगठित किया, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, भवन निर्माण के मजदूरों की यूनियनें बनाई। एक ऐसा इंसान जिसने ट्रेड यूनियन संगठित करते हुए गुंडों का मुकाबला किया, पुलिस की पिटाई सही। एक ऐसा इंसान जिसने इनकलाब के विचार को, मार्क्सवाद को न सिर्फ सिद्धांत के तौर पर अपनाया बल्कि अपने व्यवहार में उतार कर यह दिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई के पथ पर चलकर भी मजदूर वर्ग की सेवा की जा सकती है। एक ऐसा इंसान जिसने उद्योगों के अंदर गरीब मजदूर के हक में आवाज़ बुलंद की, जिसने जनप्रतिनिधि के चुनाव लड़े, वो आज भी एक उम्र दराज होने पर भी किसी प्रदर्शन में आपको नारे लगाते हुए मिल जाएंगे। किसी गरीब की दिहाड़ी मारी जाए उसको दिलाने के लिए संघर्ष सामग्री पंक्ति में मिलेंगे। किसी दलित का जाति के नाम पर उत्पीड़न हो उसके खिलाफ न्याय के हक में खड़े मिलेंगे। किसी महिला के पिटाई होने पर, उसके साथ दुष्कर्म होने पर उसको हक दिलाने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने मूल्यों की राजनीति को तरजीह दी, हमारे बीच मौजूद हैं कामरेड रमेश चंद्र जी। नमस्कार कामरेड जी। आपके दर्शकों को और आपको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो कामरेड जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपका जन्म हुआ वो कौन से सन में हुआ, कौन से गांव में हुआ, आपका पारिवारिक वातावरण, जो पृष्ठभूमि थी आपकी, वो बैकग्राउंड क्या थी, और आपके परिवार में कौन कौन थे, आपके माता पिता कौन थे? मेरा जन्म गांव लखमीरवाड़ा है। बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली हमारी थी। लखमीरवाड़ा, जिला जींद? जिला जींद। खेती और पशुपालन का काम मुख्यतः था। हम 6 मेरे फादर और भाई थे, एक मेरे दादाजी, ये पूरी ज्वाइंट फैमिली थी। न्यारे दादाजी थे हमारे, और सबका एक जगह ही खाना होता था। मेरी दादी ये काम करती थी सबको खाना खिलाने का। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम फतेह सिंह था। बाद में जब अलग हुए तो हम 8 बहन भाई थे और 6 एकड़ ज़मीन थी। पशुपालन का काम था, उसमें भी गुजारा नहीं होता था, तो मेरे पिताजी जोटा बुग्गी लेके किराया करते थे। आपकी माताजी का क्या नाम? मेरी माताजी का नाम बालो देवी था। वो एक साधारण भोली वाली ही औरत थी। और जैसे ही हम सब ने, मेरे पिताजी ने कोशिश की कि सब पढ़े। अच्छा। लेकिन पढ़ाई की कीमत तब हमें मालूम नहीं थी। ये पछतावा मुझे जिंदगी भर रहा और आगे भी रहेगा। आप हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए? मैं केवल 8वीं तक स्कूल में गया हूँ। 8वीं के बाद मैं स्कूल नहीं गया। तो आपका जन्म कौन से सन में हुआ कामरेड जी? मेरा रजिस्टर में जो है वो 9/2/1962 है। 1962? और 8वीं तक स्कूल में गया हूँ। 15 साल की उम्र में मैं सोनीपत के पास रसोई गांव है, वहाँ एक गोयल स्पिनिंग मिल था। अच्छा। जिनका मिल यहाँ लग रहा था जींद में, केसी टेक्सटाइल, उन्हीं का मिल था। चर्चा थी कि एक मिल लग रहा है, मैं वहाँ चला गया।
अच्छा जी। वहाँ मालिक से मिला तो मालिक ने कहा नौकरी करनी है तो यहाँ काम कर ले। मैंने कहा मैं ये काम तो मेरे बस का नहीं है, मैं कारखाने में काम कर लूँगा। उन्होंने मुझे रसोई भेज दिया। 1 साल तक मैं रसोई में काम किया। फिर ये मिल तैयार होगी जींद की, तो मैं यहाँ आ गया। ये केसी टेक्सटाइल मिल जो पांडु पिंडारा में थी? पांडु पिंडारा में थी। यहाँ मैंने मतलब 16 साल की उम्र में आके इसमें 1 साल 15 साल की उम्र में वहाँ काम किया, फिर यहाँ पे आके मजदूरी की। तो आप जैसे किस फैक्ट्री के अंदर आपका कार्य क्या था जी? कार्य मेरा शुरू में तो सीखने वाला था, उसको पद होता था डाफर। अच्छा जी। अच्छा। टापे खींचे, सफाई करी, इस तरह का काम था। फिर कारीगर हो गया, मशीन चलाने लगा। उसके बाद मुझे यहाँ जोबर, जिसके नीचे 40 के करीब मजदूर होते हैं। अच्छा, आपकी प्रमोशन हो गई एक प्रकार हाँ, वो एक तरह की प्रमोशन थी, लेकिन प्रमोशन नाम की थी, कंट्रोल करने की। अच्छा। दिहाड़ी में कोई फर्क नहीं था। उस टाइम दिहाड़ी कितनी थी जी? दिहाड़ी 240 रुपए न्यूनतम मजदूरी जब हुई तो हमने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। अच्छा जी। ये 240 रुपए का मतलब है मतलब लगभग 9 रुपए दिहाड़ी पर डे? पर डे। अच्छा, तो फिर कामड़ जी जैसे उसके अंदर आपने एक बतौर श्रमिक काम शुरू किया, तो वहाँ जैसे आप एक बार ट्रेड यूनियन के या CITU के संपर्क में कैसे आए, वो क्या प्रक्रिया थी? हमने वहाँ, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा था। अच्छा। वर्कलोड के साथ साथ वहाँ पर उत्पीड़न भी था। 12 घंटे काम करो। एक बंदा होता था जो मैनेजमेंट ने रखा था, वो सुबह उठ कर आता और कोई भी मिल गया उसको, वो उसको कहता तू तो बाहर है, उसकी हाजिरी कटवा देता था। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसका कसूर हो चाहे ना हो जी, वैसे कटाता। एवरेज रोज 30-40 आदमियों की हाजिरी कटती थी। तरीके जी। उसकी बड़ी पीड़ा थी। हमने पहले यूनियन बनाई CITU की, और क्योंकि मजदूरों को पता नहीं था, मालिक ने बड़ी साजिश के तहत सभी मजदूरों को, और वो जो यूनियन के नेता थे, उस टाइम पे मैं नेता नहीं था, मैं आम वर्कर था, उनको बुला के ये कहा कि मैं यहाँ बहुत कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ स्कूल खोलना चाहता हूँ, यहाँ वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूँ, यहाँ लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दो। आम मजदूरों में तो उसने इस तरह का किया, और जो उस टाइम के लीडर थे उनको उसने पैसे में खरीद लिया, और वो यूनियन एक तरह से मजदूरों ने उसको छोड़ दिया। मजदूर उसकी बातों में आ गए, लीडरशिप रही नहीं। फिर यहाँ मालिक द्वारा लाया गया एटक का एक लीडर। अच्छा। उसने प्रयास किए, और एटक का लीडर जब यहाँ आया तो बोनस हमारा बनता था 9 महीने का। अच्छा जी। और उसने एक एग्रीमेंट कराया और गेट मीटिंग करके ये कहा भाई मुनाफा तो जनरेटर के तेल में जल गया। तरीके जी। और आप कहाँ यहाँ बोनस की बात देख रहे हो, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मुझे आज भी याद है वो शब्द। मतलब मजदूर का जो लीडर था वो मालिक की भाषा बोलने लग गया। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, अगर ये मुर्गी मर गई तो फिर वंचित रह जाओगे। उसका बड़ा भारी विरोध हुआ, और दोबारा से फिर हम सीटू के लोगों के संपर्क में गए। दूसरी तरफ एक घटना मेरे साथ घटी। मेरे पास 40 आदमी काम करते थे। एक आदमी को चक्कर आ गया काम करते करते, और वो एक तरह से मतलब बेहोश हो गया। अच्छा जी। मैं भाग के गया। वो जो बंदा हाजिरी कटवाता था वो मिल गया, क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा था। उसने मेरे से एक सवाल किया कि लोकल है पूर्विया है? मैंने कहा बाहर का है। तो उसने कहा छोड़ यार, बाहर गिर दे ठाकर। मुझे झटका लगा, मतलब मजदूर को बाहर फिकवाने की कही। आंतरिक झटका लगा, और मैंने फिर सोचने पर मैं मजबूर हुआ कि ये तो काम ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से यहाँ जो CITU के लोग थे, कामरेड प्रकाश, रामविलास, उन्होंने एक कोशिश करके रामविलास को भर्ती करवा दिया था। वो हमारे साथ रोज वार्तालाप करता था। जब मैंने उसको ये घटना बताई तो उसने कहा सोच, तू खुद सोच। और फिर हमने ये यूनियन बनाई यहाँ। ये यूनियन बनने के बाद, क्योंकि जब उत्पीड़न था तो मजदूर भी नहीं रुकता था, कोई 6 महीने कर गया, कोई 4 महीने कर गया, और लेबर शॉर्टेज रहती थी। आज जितनी बेरोजगारी नहीं थी उस समय पे। ये बात है 1982 की। अच्छा,
तो फिर आप उसमें एक बतौर कारखाना मजदूर आपकी यूनियन शुरू हुई। हाँ, तो वहाँ फिर आंदोलन की क्या कहानी हुई जी? आपका आंदोलन कैसे लड़ा गया, क्या मांग वो थे? असल में देखना होता है। हाँ। जब आप कारखाने में काम करते हो तो कच्चा माल मालिक के पास कितना है, आगे माल की डिमांड क्या है, लेबर शॉर्ट है कि उस पर ज्यादा है। तो वो पहला जो हमारा आंदोलन हुआ उसमें बहुत बढ़िया समझौता उस टाइम पे हुआ, क्योंकि मालिक ने कच्चा माल, एक समुद्री जहाज की रुई वो डूब गया था, वो निकाली, सस्ती मिल गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में ले ली थी, और उसने उसका धागा नहीं बने तो वो पैसे बदले नहीं, तो उसकी मजबूरी थी, उसने हमारे साथ समझौता करना पड़ा। और उस समझौते के बाद 90% लोग रेगुलर हो गए, परमानेंट हुए। परमानेंट हो गए। एशिया में 1 नंबर पे इस मिल की प्रोडक्शन थी। अच्छा, तो स्पिनिंग धागा मिल गया। धागा मिल की अच्छा। एशिया में सबसे टॉप की प्रोडक्शन इस मिल में थी, और हमने 20% तक बोनस लिया, कोई विवाद नहीं था। असल में छोटा मालिक था और नई तकनीक आई जब, उस तकनीक ने वो उसके काबू से बाहर थी। वो तकनीक वो खरीद नहीं सका, और खरीद नहीं सका, मार्केट में कंपटीशन करना उसके लिए मुश्किल हो गया, और अल्टीमेटली ये मिल बंद होगी। अच्छा। और यहाँ पर बंद जब हुई, एक मैनेजमेंट का हिस्सा जिसने मतलब बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया। अच्छा जी। जो मैं लास्ट में हम जब गए, मैं कामरेड सदानंद सोलंकी हमारे CITU के फाउंडर जन सेक्रेटरी रहे, वो और कामरेड प्रकाश, हम 3 आदमी गए। मैंने KC गोयल को कहा, ये बात है 96 की। ये KC गोयल मालिक थे जी? मालिक थे। मैंने कहा जी कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी, आप मिल चला लो। KC गोयल का जवाब बिल्कुल जो उनके शब्द में वही बोल रहा हूँ कि यू बैम ना पाड़ो कि तुमने मिल बंद करवा दी। अच्छा। मिल आपके कारण बंद नहीं हुई, तकनीक में खरीद नहीं सका, और हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, बाहर से जो रुई आती है उस पर टैक्स लगता है 4%। किसी स्टेट में नहीं लगता, हरियाणा में लगता है। बिजली हिमाचल में एक मिल है, उसका मुकाबला यहाँ बहुत महंगी मिलती है। अच्छा। इसलिए बिजली का बिल ज्यादा है, और रॉ मटेरियल के जो रेट है वो ज्यादा है, और पानीपत जहाँ धागे की ज्यादा खपत होती है वहां अब मिल ज्यादा लगी, जो वहां से निकाल के वहीं बेच देते हैं। वो टैक्स की चोरी करते हैं, वो सस्ता बेच देते हैं। मैं टैक्स की चोरी करूं जींद से पानीपत जान में, और कभी मिल गया तो छठी का दूध याद आ जा सकता है। इन कारणों से मिल बंद हुई है, तुम्हारा 10 जूत और मरा देंगे। अच्छा। और बड़ा गठजोड़ हमने जब आंदोलन आगे किया वो देखने को मिला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, भजनलाल की सरकार थी, और ओम प्रकाश चौटाला का जयप्रकाश ग्रीन ब्रेड का नेता होता था, वो गुंडे सप्लाई करता था। और ये लाला रामेश्वर दास बीजेपी का लीडर उस टाइम पर होता, जब इतनी पॉपुलर बीजेपी नहीं थी, बहुत छोटी ताकत थी। इन्होंने BMS का फट्टा लगाया। मतलब तीनों शामिल, एक मिनट समझा दे। चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री मांगेराम उनका नेता, मांगेराम गुप्ता जी। हाँ, पूर्व वित्त मंत्री। मांगेराम पुलिस देता। हाँ। और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जयप्रकाश के नेतृत्व में वो गुंडे सप्लाई करती, और BMS के नाम पे ये भी एक तरह के नाम था, फट्टा उसका प्रयोग करते हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए। अच्छा। और अल्टीमेटली वो मिल बंद हो गई। बंद होने के बाद मेरे सामने सवाल था कि मैं कैसे, फिर मैंने इस रास्ते को चुना। मैं वैसे मिल चलते हुए ही ऑल टाइमर हो गया था, पूरा जीवन मैंने इसमें लगा दिया था। और यहाँ जितनी भी छोटी मोटी इंडस्ट्री थी उन सब में CITU की यूनियन थी। अब वो इस तकनीक के कारण, और नई जो तकनीक आई इसके कारण वो इंडस्ट्री बंद होगी। और अब तो एक छोटी बात जानना चाहेंगे कामड़ जी, जब वो मालिक का अपना चेहरा असली देखा, जब उसके खिलाफ आपने अधिकारों की मांग करी, तो आपने बताया कि वहां जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई, तो आपने मतलब पहली बार वो जो आंदोलन के अंदर की कोई घटना या कैसे देखा भाई, मतलब सब कुछ मजदूर के खिलाफ खड़ा है, मालिक, पुलिस, गुंडे, उसका वो कैसा दृश्य के दौर था जी? वो असल में जब उत्पादन है ना, जो वो मजदूर का हाथ में है। आपकी मशीनरी है, गुंडे तो गोली तो चला सकते हैं, धागा तो नहीं बना सकते। हाँ, धागा हमारे हाथ में था, वो ताकत हमारे पास थी, और उस ताकत को मजदूर भी समझ रहा था। जिसने 12 घंटे काम करने के बाद हाजिरी कट गई, वो फिर कहीं तक भी जा सकता है। वो लड़ा, और बड़ी अच्छी लड़ाई हुई।
ये तो कारण तो मिल बंद होने का नई तकनीक जो आई वो है, वो है ना, तो ओपन एंड का जो आया, अब तो और ज्यादा एडवांस तकनीक आ गई। मूल कारण तो यही है। मूल कारण। लेकिन फिर जैसे आपने फैसला कराया कि आप एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने और फिर आपने CITU के गठन का शुरुआत करी, ये कौन सा सन की घटना है जी? ये मैं 89 में ऑल टाइमर बन गया था। अच्छा, 1989 में पूर्णकालिक करता बन गए। 1987 में हमने यूनियन दोबारा से बनाई थी, पहले हमारी यूनियन बनी 84 में। 5 साल तक फिर ये चलता रहा जो मैंने पहले बताया। फिर आपकी यूनियन और कौन कौन सी यूनियनों का आपने कैसे कैसे गठन कराया जी? हमने पहले इंडस्ट्री में यूनियन बनाई, और इंडस्ट्री तो क्योंकि यहाँ से ज्यादातर चली गई, वो तकनीक कारण रहा, बल्कि लास्ट में अभी 3 साल पहले इंडिया जिप्सम गई है। अच्छा जी। इंडिया जिप्सम ये बीजेपी की सरकार आने के बाद जो इन्होंने लेबर लॉज में बदलाव किया है, उसके कारण इन्होंने अब कर दिया कि 300 तक की फैक्ट्री को कभी भी कोई मालिक बंद करके जा सकता है। वो डिपार्टमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं रही, वो इसलिए बंद करके चले गए। और यहाँ जो ये इंडिया जिप्सम थी, इसके कारण यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था बहुत अच्छा था, जींद का जींद के लोगों को मिला हुआ था, और उसमें करीब 150-200 लोगों को नौकरी भी मिली हुई थी। अब ये नया जो आ गया, मतलब ठेकेदार की लेबर रखो और परमानेंट वर्कर मुश्किल से 40-50 बचे थे, फिर वो बंद करके चले गए ना। जैसे फिर आपने कौन कौन सी जगह यूनियन और बनाई? यूनियन हमने पहले तो मैंने बताया अमर उजाला पेपर मिल एक यहाँ था। अच्छा जी, उसमें यूनियन। देव पेपर मिल था बीबीपुर में, वहां बनाई। बीबीपुर गांव में जी? बीबीपुर गांव में। अच्छा। यहाँ एक सिरिंज की फैक्ट्री लगी थी इंडस्ट्री एरिया में। अच्छा। HLC में हमारी यूनियन अभी तक थी, अब नहीं है। इंडिया जिप्सम में बनाई हमने। एक इंटरनेशनल सेरेमिक्स पौड़ी थी, अच्छा जी, उसमें यूनियन बनाई। और हमारा आपस में तालमेल था, ये जो बालोठिया की, लालचंद बालोठिया की जो थी वहाँ डेंटल केबल के नाम से, शायद डेंटल केबल नहीं थी, ICL किला जफरगढ़ में, वो यूनियन तो इंडिपेंडेंट थी। होशियार सिंह एडवोकेट उसके नेता होते थे, हमारा आपस में तालमेल था। ये यहाँ मिल्क प्लांट की यूनियन थी, शुगर मिल की यूनियन थी। शुगर मिल का आंदोलन में सिट्टू की यूनियन का बहुत बड़ा योगदान है। और अच्छा। ये केरवेल एक फैक्ट्री थी, एक बड़ा यहाँ पर मतलब एक प्रकार की इंडस्ट्रियल यूनियन थी एक दो। हाँ थी, जो इंडस्ट्री थी तो यूनियन भी थी ना। फिर जैसे आपने संगठित क्षेत्र को संगठित करने का बीड़ा उठाया। संगठित क्षेत्र असल में हमारा बिल जब बंद हो गया तो ये निर्णय ले लिया और हमने फिर भट्ठा मजदूरों को संगठित किया। अच्छा जी। ये बात है 1993 की। अच्छा जी। 93 में हमने भट्ठा मजदूरों का आजकल आके ये जो टाइम है जब भट्ठे बंद होते हैं, मतलब आज से लगभग आप 1 महीना पहले लगा लो, एक भट्ठे पे जड़ाई के मजदूर पीट दिए। वहाँ हमारा एक साथी खेती करता था, महावीर मिस्त्री नगूरा में। अच्छा जी। वो ईंधन के कारण कुछ मटेरियल ठीक नहीं पका, उन्हें पीट दिए। तो महावीर वहाँ मालिक के पास गया, वे मारे क्यों? तो उन्होंने महावीर को भी पीट दिया। होते ठीक है। फिर हम वहाँ गए और हमने उन मजदूरों से पूछा, भाई क्या आप यहाँ रहना चाहते हो? वो बोले हम रहना नहीं चाहते। उनको भट्ठे से रिलीज कराया। अच्छा जी। वो रिलीज कराने के बाद वहाँ की जो पथेर की लेबर थी उसने हमसे संपर्क हो गया उनका, और फिर उस टाइम पे सरकारी रेट था 32 रुपए। 32 रुपए 1000 का। और उसी साल हिसार में एक 56 रुपए प्रति 1000 का समझौता हो गया। अच्छा। हमारी लाल झंडे की यूनियन थी, प्रभात उसके नेता थे। उस के प्रभाव से हमने यहाँ मजदूरों को इकट्ठा किया। फर्स्ट साल समझौता नहीं हो उसका। अच्छा। स्ट्राइक होगी, लेकिन हड़ताल होगी, हड़ताल होगी। और मालिकों के पास कच्चा माल इतना हो गया कि उन्होंने वही पका के बेच दिया। अच्छा। और समझौता करना ठीक नहीं समझा। अगले साल फिर हमने कोशिश की। अगले साल कोशिश की तो मैं मजदूरों से संपर्क करता करता इधर से चला था, ये खेड़ी, फिर उधर अड़ेवा के पास एक भट्ठा तब होता था, वहां से, और मैं कंडेला आ गया। कंडेला में मालिकों ने योजना बनाई, और योजना बना के पहले से वो तय थे। हम आए जैसे ही तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उसमें एक थानेदार था, मैं नाम नहीं लेना चाहता अब, मालिक, वो पिस्टल ले रखा था, उसने मेरा पिस्टल लगाया। मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा, बचेगा तू भी नहीं।
एक गोली चला दी, फिर वो उल्टा हट गया और वहां मेरा इसमें फ्रैक्चर हुआ, चोट लगी जो। मतलब ये तो सीधे सीधे हमले करते थे, बैठा मीटिंग करने जाते थे, गुंडे बिल्कुल, पीटते थे सीधा। मतलब कोई शर्म कानून नहीं था किसी ना प्रकार ना का। ना, किसी तरह का नहीं, वो अपनी बपोती समझते थे। भट्ठे पे बाहर का आदमी चला गया तो वो उनकी एक तरह की टेरिटरी में कोई आ गया तो उनकी बेइज्जती होगी, वो इस तरह का महसूस करते थे। फिर अगले दिन हम मजदूरों को, ये टेक्सटाइल के मजदूर, इंडस्ट्री के मजदूर और भट्ठे के मजदूर, उनको लेकर हमने प्रदर्शन किया। मैं तो हॉस्पिटलाइज था, हमारे दूसरे साथी कामरेड प्रकाश के नेतृत्व में गए। तो फिर वहाँ वो जो उस टाइम पे एक प्रेम हुड्डा SHO होते थे, उन्होंने कहा कि चलो बैठो बात करो, और बातचीत कराई। तो फिर फर्स्ट टाइम पे समझौता हो गया था। उसके बाद भी कई बार भट्ठे पे भी अटैक हुए। पुलिस की भी, ये जो फैक्ट्री का आंदोलन था, इवन भट्ठे का आंदोलन था, पहले ही साल ईगरा गांव में भट्ठा मालिकों ने फायरिंग कर दी, मजदूरों के ऊपर गोलियां चला दी जी। गोली चला दी। और एक महिला थी कड़वी, बड़ा बहन उसका गांव था। अच्छा जी। वो 6 फुट से ज्यादा लंबी औरत थी। वाह भाई वाह, और बहुत जितनी बार उसके बच्चे हुए तो 2-2 बच्चे पैदा हुए। अच्छा अच्छा। हाँ। और वो बंदूक छीन के ले आई। कितनी मैं धरने पे सो रहा था तो उसने मेरे को उठाया, उठ भाई। सुबह 4 बजे मैं उठा तो उसने कहा कि ले मैं याकड़त ले आई। वो बोली बोला रात ने मार करे होंगे। तब फोन फान होते नहीं थे, मोबाइल। हमने सुबह मैंने जमा कराई, मेरे पे ही मुकदमा बन गया। आप थाना में बंदूक जमा कराएगा, गुंडों का आप पे पर्चा दर्ज कर मेरे पे पर्चा दर्ज कर दिया। हाँ। तो ये हुआ। और पुलिस का भी दमन उस टेक्सटाइल मिल में भी, भट्ठे का आंदोलन में भी, और कई बार हुआ। अच्छा ना, जो कामरेड जी आपने जो देखा, ये तो एक प्रकार की जान को दांव पर लगा के मजदूरों को संगठित करने का। ये आप जब किसी के मुनाफे पे चोट पहुंचाते हो, जब आपकी शर्म की चोरी जो हो रही है उसको रोकोगे, तो वो हमलावर होके आता है ना। और ये जो मार्क्स ने कहा है, जब पूंजी को तो वो ज्यादा मुनाफा मिलता है, जैसे मुनाफा बढ़ेगा प्रतिशत है, वो मालिक अपने आप को भी दाव पर लगा देती है। मालिक यहाँ तक जाते हैं, वो किसी की जान लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मतलब मालिक की नजर में मजदूर की और मजदूर नेता की जान की कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं। लेकिन हाँ, पैदा मजदूरी करता है, हम इसलिए वो मतलब उसको मारेगा नहीं, जिंदा रखेगा। मतलब वो आपका आंदोलन को तोड़ने के लिए करेगा कोशिश, लेकिन मजदूर अगर नहीं रहेगा तो मालिक भी नहीं रहेगा। मैं थोड़ा मालिक नहीं रहेगा, मजदूर तो रह सकता है, लेकिन मजदूर नहीं रहेगा तो मालिक भी नहीं रहेगा। उसकी फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन कौन करेगा? हाँ। कामरेड जी, एक बात और, जैसे ये जो आपने अभी बताई, मतलब पूर्णकालिक कार्यकर्ता का जो जीवन है, और मतलब आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर मजदूरों को संगठित करना है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों की जो संस्कृति रही है, विरासत रही है, उसमें अध्ययन, किताबें, विचार बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इसके विचारधारा एक बुनियादी तत्व है। तो उस दौर में जैसे आप बेशक कम पढ़े लिखे हो, तो कोई किताबों का या आपके नेतृत्व का कोई तो एक ऊर्जा होती है जिससे आदमी लगातार चलता रहता है, वो क्या थी जी? एक तो जो नेतृत्व था, जिसमें जींद में कामरेड प्रकाश है, कामरेड महेंद्र डोल है जो अब नहीं रहे, कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जो मेरे आदर्श। अच्छा, कामरेड पृथ्वी सिंह आपके आंदोलन में आते थे? हाँ, खूब आते थे। अच्छा जी। तो वो एक तो वो आदर्श लोग थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और फिर भी मजदूर वर्ग की लड़ाई में लगे हुए थे। फिर एक जुनून था कि भाई ईमानदारी से काम करना है। तो मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि कोई भी काम करो तो ईमानदारी से करो, धोखा किसी के साथ नहीं करना, काम छोड़ दो अगर आपके बस का नहीं, आप इनकार करो। तो एक तरह का ये था। और कुछ कोशिश की पढ़ने की, अब तो मैं पढ़ता हूँ लगातार, पहले इतनी पढ़ने की रुचि नहीं थी, बस जुनून था एक ना। जैसे फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के सदस्य कब बने जी? मैं CPIM का सदस्य 1988 में बन गया था। 88 में बन गया था जी। अच्छा। और हमने यहाँ सीटू का पहला सम्मेलन 1989 में कर दिया था, जिला सम्मेलन, जिसका मैं पहला प्रेसिडेंट था और सेक्रेटरी हमारे साथी रामविलास थे। उसके बाद मैं अगले ही सम्मेलन में सेक्रेटरी बन गया और लंबे समय तक सेक्रेटरी रहा। अब फिर प्रधान हूँ जिला के। हाँ। अच्छा, जो उस दौर की आप, और जैसे आपने भवन निर्माण कामगार यूनियन बनाई, ग्रामीण चौकीदार सभाएं बनाई, ये जब ये संगठित क्षेत्र नहीं रहा तो फिर बाद में CITU है जिसने इसको आइडेंटिफाई किया। अच्छा, पहले ट्रेड यूनियन CITU है कि जो टोटल जो मजदूर है उसका केवल
उस टाइम पर 6% होता था, वो 4 आ गया। संगठित क्षेत्र में है, बाकी मजदूर असंगठित क्षेत्र में। उसी CITU की लाइन के अनुसार ये भट्ठा की यूनियन सबसे पहले बनी, फिर ग्रामीण चौकीदारों की बनी, फिर उसके बाद ग्रामीण चौकीदारों के बाद ये आंगनवाड़ी की, मिड डे मील की, आशा की, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन है, यहाँ रेडी पटड़ी का, यहाँ पे बालन साहब जब SP होते थे, 20-30 बालन, हाँ 20-30 बालन, तब यहाँ ये मजदूर सब हटा दिए। तो वो इकट्ठे होके गए मिड्डा के पास, मिड्डा विधायक थे हरिचंद मिड्डा जी। हरिचंद मिड्डा जी। वो बोले मेरा राज तो है नहीं भाई, मैं क्या कर सकूं, राज किसी और का था, और उड्डा मेरा ख्याल कांग्रेस का राज था, वो इनेलो के विधायक थे, उड्डा साहब का, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो फिर गए बालन साहब के पास, उन्होंने कहा भाई यहाँ वो कुछ लोग हैं यूनियन बनाने वाले, तुम्हें कोई अनुशासित रखने वाला तो हो, तुम अनुशासित नहीं हो, मैं तुम्हारी रोजी रोटी का दुश्मन नहीं हूँ, थोड़ा ट्रैफिक हमारा ठीक हो जाए। तो वो फिर हमारे पास आए, हमने उनको संगठित किया और उनको ठीक जगह खड़ी होने के लिए ये कह रहे थे, प्रशासन कह रहा था कि कहीं एक इस तरह की साफ सुथरी जगह दे देते, जगह नहीं जाएगा तो रेडी वाला कैसे रहेगा। सही बात। उन्होंने हमारी बात को समझा और फिर ये रेडी वालों की यूनियन बनाई, अनेकों तरह के। जिस तरह के यहाँ एक लड़की पे, ये जो मोतीलाल स्कूल है उसकी प्रिंसिपल ने एक महिला पे सफाई करने वाली थी, चैन चोरी का आरोप उसकी लड़की पे लगा दिया। अच्छा जी। और उस पे उस टाइम पे पुलिस ने मुसली फेरी उस लड़की के ऊपर जी। हाँ, वाल्मीकि परिवार से थी। हमने यहाँ शहर की तमाम संस्थाओं को इकट्ठा करके आंदोलन कराया और वो उसमें आखिरकार उन्होंने गलती की माफी मांगनी पड़ी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और प्रशासन ने एक समझौता करना पड़ा। इस तरह के भी यहाँ मतलब जो सामाजिक उत्पीड़न के सवाल है, अनेकों हैं घटनाएं। मतलब एक जमींदार निडानी गांव था, वो एक मजदूर ने बंधुआ बना रहा था, रुपये दिए थे 6,000। अच्छा जी। और 10 साल के बाद रुपये हो गए 1.5 लाख। मजदूर का नहीं काट दिए जी, मजदूर के नहीं 1.5 लाख फिर भी देने रहे। वो मजदूर किसी का माध्यम था हमारे पास आया, हमने उसको वहां से रिलीज करा के आज वो जुलाना में रहता है। मतलब बंधुआ मजदूर छुटवाए, बंधुआ मजदूर छुटवाए। यहाँ ये निमनबाद गांव है, उससे छुटवाया एक परिवार, अनेकों जगह है। और ये और मैं आपने बताऊं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरकारी उसमें है। ये पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, इसमें एक बंदा चांदीराम अड़े हुए गांव का, वो लाइन ठीक, ये जो है ना रेलवे लाइन, इसके साथ साथ एक पाइप लाइन गई हुई है, और वो कहीं पाइप लीक हो गया तो नीचे बैठ गई। 2 बंदे लगा दिए कि भाई इसने ठीक करो, वो पिलर चांदीराम के ऊपर गिर गया। ओहो, उसकी डेथ होगी। और ये इन्होंने उसकी डेड बॉडी बांध के पोस्टमार्टम करा के और 30,000 रुपये में उसको पैक करके भेज दिया। हम आए, हमने कहा 30,000 रुपये इसका परिवार कैसे दिलाए। जो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, 3 लाख से ज्यादा रुपए दिलाए। इस तरह के अनेकों घटनाएं हैं मरी हुई मजदूरी की। ये जो आपका यहाँ चेयरमैन था जिला परिषद का पिल्लू खेड़ा से, उसने वहाँ एफड के गोदाम बनवाए थे, लाला जी थे जो, हाँ मध्य प्रदेश की लेबर थी। हाँ। और वो लेबर के पैसे नहीं दिए। वहाँ कोई भट्ठा मालिक है नजदीकी, उसने मेरा नाम लेके यहाँ भेज दिए। वो आए, हम मिले यहाँ अधिकारियों से, तो अधिकारी गया तो कभी उड्डा साहब के साथ फोटो दिखावे, कभी वो वीरेंद्र साहब के साथ दिखावे, और वो अधिकारी बेचारा आ गया। वो बोला मेरे बस की बात तो नहीं है। यहाँ वो DC होते थे युद्धवीर ख्यालिया, मैं उनके पास गया, युद्धवीर ख्यालिया उस अफसर ने धमकाने लगे, पता नहीं ये क्यों बताया। मैं कहा मैं इन तो पैसे दिवाओ ना आप, हाँ जो काम है मुद्दा। हाँ। और उसकी फिर एफर्ड में पेमेंट रुकी हुई थी जमा उसकी, हमने वो पेमेंट रुकवाई, तब जाके उसने 3 लाख रुपए उस मध्य प्रदेश की लेबर के दिलवाए, देने पड़े। मैं थोड़ा यूं जानना चाहूंगा कामर जी, ताकि दर्शक भी जाने, जो आपने ये यूनियन बनाई है संगठित क्षेत्र में, खासकर भट्ठों और दूसरी जगह, ये यूनियन बनने के बाद जब संगठित हुआ, मजदूर लड़ा, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया जी? वो क्या आपने देखा जी? को बड़ा परिवर्तन नहीं आया। अच्छा जी। परिवर्तन सामाजिक
जो जीवन है उसका वो वैसा का वैसा है। आर्थिक लाभ तो पूछा आर्थिक लाभ मिला, आर्थिक लाभ ये जिस तरह की महंगाई है उसमें उस आर्थिक लाभ का भी कोई लंबा चौड़ा फायदा मिला नहीं। हाँ ये जरूर होया यहाँ की लेबर अब भट्ठों पर काम नहीं करती, लोकल लेबर कम लोकल करती लेबर है नहीं करती, और ये बाहर की लेबर जहाँ मतलब काम नहीं है, बिहार की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, बंगाल की, उड़ीसा की, इनकी लेबर झारखंड की आती है अब, और वो उनका एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा है। मतलब प्रवासी मजदूर का शोषण ज्यादा है। पूरी दुनिया का घर बनाने वाला हाँ अभी भी कच्ची झुग्गी में है। सही बात है जी। बारिश में उसका घर इस तरह गल जाता है जैसे मोमबत्ती जल जाती है। बिल्कुल जी। पूरी मतलब ये आपका शहर पक्का है, उसका घर कच्चा है, उसके हाथों से निकली ईंटों का। सबसे ज्यादा अनपढ़ वहां है, सबसे ज्यादा खून की कमी उन महिलाओं में है, सबसे ज्यादा नशा वहां है। पानी नहीं मिलेगा, दारू मिल जाएगी। हाँ मतलब मैंने तो अभी पिछले दिनों पता करा भट्ठों पर तो उन मजदूरों का पंजीकरण भी नहीं किया जाता था। किसी मजदूर नहीं किया जाता। लेबर लाज लागू नहीं हुआ, कोई लेबर लाज लागू नहीं है। अब तो ये लेबर कोड आ गई, इसमें तो स्थिति और बुरी होगी। हाँ पहले इतना भर था कि उन लेबर लाज के तहत दरखास्त दे देते थे तो डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी पड़ती थी। अब वो भी सारा छीन लिया। अब वो भी छीन लिया, वो भी नहीं। अच्छा कामड़ जी एक और बात है, अब ये जो नया दौर है जिसमें ये लेबर कोड आ गए, अब मजदूर के सामने मतलब एक ऐसा लगता था कि ये भाई संगठित क्षेत्र में CITU ने तो ये कभी नहीं सोचा, लेकिन कुछ ट्रेड यूनियंस की ये समझ पड़ गई थी कि अब आंदोलन हो नहीं सकता। लेकिन आप देखो ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है और ये युद्ध के कारण जो LPG विशेषकर महंगी हुई, उसके कारण मजदूर ने खुद आना पड़ा। यू चाहे रिफाइनरी का सवाल है, अब पूरा नोएडा से लेकर पूरी बेल्ट स्ट्राइक पर गई, पानीपत से लेकर बेल्ट नहीं, आप ये देखो ये पानीपत से शुरू होकर सूरत, अच्छा सूरत, रायपुर आपका, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा ये जो मिनिमम वेज की लड़ाई है, ये मानेसर, नोएडा, दिल्ली, ये निमराना राजस्थान का, और 4 स्टेट गवर्नमेंट ने उस एक महीने में मिनिमम वेज की बढ़ोतरी करनी पड़ी। एक बात तो ये नहीं, वो फाइल दाबे बैठे थे जी। हाँ, दूसरी बात ये है कि 12 साल से हरियाणा में कोई न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले 12 साल कोई बढ़ाया नहीं, कोई बढ़ाया। और फिर बढ़ाया तो 9 मीटिंग की सर्वसम्मत फैसला है, सर्वसम्मति की रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट, मालिक और ट्रेड यूनियन के लोग। 23,196 रुपए न्यूनतम मजदूरी होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक अलग से जुगाड़बाजी करके कुछ ट्रेड यूनियनों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जिसमें सीटू नहीं थी। और सरकार ने 15,220 रुपए तय किया, उसकी भी बजट सेशन में घोषणा की। मतलब नोटिफिकेशन नहीं किया, ये तो ठगी पहला ही मारी गई। हाँ, की और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं किया। हाँ। ये तो ये मानेसर में जब महंगाई, जहाँ इंडस्ट्री है वहां मकान भी महंगा मिलेगा। बिल्कुल। और ये LPG के रेट जो बढ़े, गैस के उसके कारण ये लोग सड़कों पर आए। और आप देखो किसी भी एक मालिक पर कार्रवाई नहीं है। 61 लोग हैं हरियाणा सरकार ने जिन पर 307 तक के मुकदमे, अब तो ये BNS में तो कुछ और धारा होगी, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे दर्ज करे। और वो कोर्ट ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, कहना अब जुल्म हो गया क्या इस देश में। हाँ, जज साहब की टिप्पणी थी। हाँ, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, ये पाप हो गया, अपराध हो गया। ये जमानत देते वक्त कोर्ट ने भी टिप्पणी करनी पड़ी। ये है हालात। और अब ये जो जिस तरह के नए कानून आ रहे हैं, संगठित क्षेत्र में भी मतलब मजदूरों को कठिनाई होगी, असंगठित क्षेत्र में तो और ज्यादा कठिनाई होगी। यहाँ हरियाणा की सरकार ने जो भवन निर्माण का मजदूर है, इसके साथ सरेआम धोखाधड़ी कर रखी है। सरेआम कैसे कर रखी है, थोड़े खोल के बताइए जी। पंजीकरण है लाखों श्रमिकों का बोर्ड पे। पहले जब पंजीकरण होता था, यहाँ एक अशोक नैन अधिकारी, एक रमेश सिंह, कई अधिकारी आए, वो फार्म भर के देता था कोई मजदूर। आप सामने बैठे हो, वो आपसे ये पूछेगा कि ये 10 बाई 10 का कमरा है, इसमें
या 10 बाई 10 की दीवार है, कितनी ईंट लगेंगी? मिस्त्री होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा। बिजली वाला है, भाई ये बिल्डिंग है, इसमें कितने मीटर तार लग जाएगा, आज के रेट क्या है उसके, वो अलग अलग से सरिये वाले से पूछता है, इसका इतनी, वो एक परीक्षा थी, लंबाई चौड़ाई का लेंटर है तो इसमें कितना सरिया लगेगा, कितनी बजरी लगेगी, कितनी सीमेंट लगेगी, ये सारे सवाल करके तब वो करते थे। ये बोले बोला ना, ये गलत है, ऑनलाइन होगा। अच्छा जी। ऑनलाइन के नाम पे ये जो CSC सेंटर हैं, असल में ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं आपको ताजा बताता हूँ, अभी PPP में लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी उम्र वेरीफाई कराओ। क्या वेरीफाई कराओ जी? उम्र वेरीफाई, एज, हाँ उम्र, हाँ उम्र वेरीफाई कराओ। मेरी पत्नी का वो वोटर कार्ड के आधार पे उम्र रजिस्ट्रेशन हुई है, अब भी वही अपलोड किया है, लेकिन वो उसका काम छोड़ कर जाना, 100 रुपए CSC वाले ने लिए और फिर वो होगा। मतलब ये एक नहीं, हजारों लोगों के आए हुए हैं। स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास, आप जिस पे 10वीं की DMC है वो तो DMC दे दे, लेकिन जिस पे DMC नहीं, जैसे मैं हूं, मेरे पास स्कूल का सर्टिफिकेट रजिस्टर से निकाल के उन्होंने उस पर दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि उस रजिस्टर की भी फोटो स्टेट ले आओ। ओ तेरी जी। और रजिस्टर स्कूलों में स्कूल वाले कह रहे हैं कि बह गए, रिकॉर्ड ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, 95 की बाढ़ में खत्म हो गई, अभी अब कहां से मिले? अब ये लोगों को बिना बात ठगी करवाई जा रही है, परेशान किया जा रहा है। ये CSC सेंटर पर फिर उन्होंने तय किया 1 लाख रुपए के नादान मिलने हैं, 50,000 20,000 मुझे दे। हमने बाकायदा एक आदमी ने ऑनलाइन पैसे मंगाए, उसका नाम दिया, लेकिन डी साहब ने बोले कोई और बताओ, कार्रवाई नहीं करी। मतलब भवन निर्माण का जो पैसा इकट्ठा हुआ मजदूरों के मेहनत का, उस पर भी उसको भी खाने की तैयारी है। वो पैसा सरकार के बजट में से नहीं है। ये 1996 में जब देवगौड़ा की सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा की, जिसको लेफ्ट पार्टी बाहर से समर्थन कर रही थी, उस टाइम पे उन्होंने एक ये कानून बनवाया था। और इस कानून में ये है कि जो भी आपकी 10 लाख या उससे ज्यादा, उस टाइम पर 10 लाख बहुत बड़ी राशि होती थी, 10 लाख से ज्यादा की जो बिल्डिंग बनेगी उस पर 1% सेस लगेगा, वो उस बोर्ड में आएगा। और बाकी पैसा मजदूर देता है 5 रुपए महीना, और 30 रुपए देता था उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन का। तो क्या है मुझे मालूम नहीं, वो पैसा है ये। और सरकार इसको भी खुर्द बुर्द कारपोरेट के हित में करना चाहती है। बड़े बड़े होल्डिंग तो लगाएंगे, लेकिन पैसा मजदूरों को नहीं। 2-2 3-3 बच्चे, जिसका पैसा उसको नहीं देंगे। हाँ, उसको नहीं दे रहे। 2-2 3-3 बच्चे हो गए, कन्यादान नहीं मिला। ऐसे उदाहरण है, हमने पेश करे। और ये फिर इन्होंने उस पोर्टल को ही बंद कर दिया। अब लंबे 1 साल का आंदोलन के बाद पोर्टल खोला है, और पोर्टल ऐसा है जैसे आपका घर का ताला तो खुल गया, घर के अंदर सामान कुछ नहीं। यू पोर्टल है जी, यू है पोर्टल अब। और ये ऑनलाइन के नाम पे ठगी है, ठगी। अच्छा कामड़ जी, 1-2 बात और कराएंगे। आपने पूरी विस्तार से बताई घटनाएं, और सारी संभव नहीं है कि हर चीज डिटेल में बताई जा सके, एक सीमित समय है। कामड़ जी, जैसे जो दौर में आपने सार्वजनिक जीवन शुरू किया, वो दौर में अगर आप हरियाणा में देखा तो एक प्रकार की जातिवाद की राजनीति के उग्र होने का दौर भी है, मंडल कमंडल का दौर था वो। फिर बाद में हरियाणा में राजनीति के अंदर जाति के आधार पर पीछे खड़ी की, और आज भी जातिवाद एक बड़ा खतरनाक मजदूर वर्ग को डिवीजन करने का, बांटने का नुस्खा बना हुआ है। तो आपने ये जो जाति का सवाल है, इसको व्यक्तिगत जीवन में या सांगठनिक स्तर पर या सामाजिक संघर्षों में किस ढंग से देखा जी? ये असल में अब जितना है, था तो पहले भी प्रयोग भी करते थे, जितना अब है इतना नहीं था। अब जो खतरा है, मतलब वो हर जगह डिवीजन पैदा करते हैं। आज की जो शासक पार्टी है उनका, और शासक वर्गों का भी, कारपोरेट का भी ये है कि लोगों में फूट डालो और मुनाफा कमाओ। फूट डालो राज करो, फूट डालो मुनाफा कमाओ। ये अब ज्यादा प्रयोग हो रहा है, और पेट के सामने ये रुकेगा नहीं। अभी हमने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आंदोलन किया, शहर के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन किया। ये वो कैटेगरी है जिसने 99% विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पर्ची डाली। बिल्कुल जी, DSC का नाम पर पका के वोट गिरा गया। और यहाँ पे जींद की धरती पे मुख्यमंत्री ने सम्मेलन किया
चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, और ये कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ 26,000 रुपये आपका वो वेतनमान दिया जाएगा। हाँ, और ये सफाई वाले खुद दे आए थे। हाँ। फिर कबीर जयंती का एक कार्यक्रम किया सरसा में 2100 रुपये बढ़ोतरी का, लेकिन अब हमने हड़ताल करी सफाई कर्मचारियों ने। सफाई कर्मचारियों में भी जितनी यूनियन थी सब इकट्ठी हुई, केवल हमारी यूनियन नहीं बल्कि सब ने इसको समझा, इकट्ठी हुई, आंदोलन किया। ये सामाजिक न्याय मंत्री है कृष्ण बेदी, उसके घर का घेराव किया और उसने कहा कि मैं 3 दिन में बात करा दूंगा, बात तो कराई नहीं। हमने फिर पैदल जत्था चलाया। उसके बाद सरकार ने 17 मांगों पर सहमति दी, अच्छी बात है सहमति दी, लेकिन अभी तक एक लेटर निकला है और वो भी ये कहा था कि हम इसे जनवरी से लागू करेंगे, परंतु अब जुलाई से लागू करने का निर्णय आया है। कदम कदम पर धोखाबाजी है जात के नाम पर। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो उस जाति का नेता है सबसे ज्यादा उस जाति का दुश्मन वही है। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है, और ये राजनीतिक पार्टियां भी विशेषकर अब जो है बीजेपी ज्यादा इसका प्रयोग करे। तो कमर जी, आप इतने लंबा आपका जीवन का अनुभव हुआ, तो इतने बड़ा जीवन पथ पर चलना ही बहुत बड़ी बात है। न्याय की और सच्चाई की लाइन पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो आपकी जो ऊर्जा का स्रोत क्या रहा, वो हौसला कैसे मिलता रहा कि आप सत्य का राह पे मजदूरों को संगठित करने पर चलते रहे? आप पर बहुत से लालच भी आए होंगे, हमले, डर, पैसा खरीदने की कोशिश भी हुई हो। वो क्या चीज़ थी जो आपको इस पर अडिग रखे हुए आज भी आप बढ़ रहे हो? अनेकों घटनाएं। मैं 2 घटना आपको बताता हूँ। हमारा मिल का आंदोलन चला हुआ था, कई साथी हमारे अरेस्ट थे, मैं बाहर था, पुलिस मुझे भी पकड़ने की फिराक में थी। मैं पुलिस देख के एक घर में घुस गया। उस घर में पहले दिन एक महिला को बच्चा, अच्छा जच्चा थी जी, जच्चा थी, उसने देखा कि कामरेड आ गया, उसने कहा चारपाई के नीचे आप घुसो, और वो पहले दिन जिसको बच्चा वो दरवाजे में खड़ी होगी, मेरे घर में नहीं घुस जाओगे। बताओ वो कितनी, मतलब वो एक। दूसरी, ये 6-7 साल पहले नगूरा भट्टे पे थे हम, मीटिंग करके भट्टे से हम गांव में आ गए। ये जो नगूरा का परला अड्डा है, मेरे साथ 15-16 साथी थे। हमारा वो साथी कृष्ण विशेषकर घोगड़िया गांव से था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक सड़क दुर्घटना में जिसकी मौत हो। मालिकों ने मुझे पकड़ के व्यक्तिगत, मुझे डीवाईएफआई का नेता नरेश भी था, मुझे कार में डालने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, डालने नहीं दिया। और मालिक वो उसमें बिंडे गिर रहे थे, पता नहीं क्या करते, अगर उनका हाथ चोट मार देते। बिल्कुल जी, हाँ। और ये जो मैंने पहले पिस्तौल वाला जिक्र किया, ये मिल के मजदूर थे। भट्टे के मजदूर तो नए थे हमारे लिए, उनको पता भी नहीं था उस तरह का भट्टों का आंदोलन पहले कभी हुआ नहीं, वो तो चले गए। लेकिन मिल के मजदूरों ने मुझे छोड़ा नहीं, वो भागे नहीं, वो भागे नहीं, पैरे में खड़े हो गए, मेरे साथ कटे और वो मेरे को लेके आए। इससे ऊर्जा मिली। और ये विचार जो है मुक्ति का विचार, इस विचार से ऊर्जा। वाह जी। तो कामड़ जी, आपको जो नई पीढ़ी है, नई प्योद है, इसको कोई संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के मार्फत? देखो, आज का जो दौर है, आपकी पढ़ाई गई, दवाई गई, रोटी गई, आवास गया, अब नया काम चल रहा है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी है, अभी सफेदों का 1-2 नंबर वार्ड है जिसमें नोटिस आए हुए हैं। अच्छा जी। ये बाणा ब्राह्मणान है जिसमें बड़ा सत्र पे घर डिमोलिश कर दिए। ये आपका नरवाना है जिसमें नशे के नाम पे, मतलब नशा, मैं कोई नशा बेचने वालों के हक में नहीं हूँ, मेरा संगठन भी नहीं है उस हक में। नशा बेच रहा है कोई आदमी तो ये सरकार की विफलता है, उस पर कार्रवाई करे, उसका घर डाना, मतलब उस परिवार का, उसमें 6 महीने का बच्चा भी होगा, उसका क्या कर सकते। ये जो है, मतलब आज के दौर में सरकार जो कर रही है, इसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। मतलब वो, और लड़ाई ये जात, धर्म, गोत, इससे ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। अब जो है वो कारपोरेट का मुनाफा तो बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ गया,
मतलब आप ये देखो 80 में जो है 100 रुपए अगर निकलते थे तो उसमें 30 रुपए हिस्सा मजदूरी का था। आज वो घटते घटते 8 रुपए पा गया। मतलब जो 100 रुपए मुनाफा था उसमें तो 30 मजदूर की गोजी में जाएगा। हाँ, 30 मजदूर का हिस्सा था। अब 8 जावा जी, 8 है। मतलब बनुआ मालिक का पालम जा है। वो रॉ मटेरियल का भी कुछ हिस्सा है। अच्छा। मालिक के 61 हो गई, मालिक के 61 हो गए। हाँ, यार जिसके मजदूर 20 के 8 9 रह गए। हाँ, मालिक के तो 3 गुना बढ़ गए, हाँ, और उसके मजदूर के घट गए। 3 गुना तभी ज्यादा घट गए। अच्छा जी। तो अच्छा कामड़ जी, एक अंतिम बातचीत की तरफ बढ़ा तो आपसे मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, सारी पूरी कहानी का निचोड़ उस रूप में। आप आज का जो दौर है ना, खासकर जो शासक वर्ग है, सत्ता है, और जो आज के निजाम का चरित्र है, थोड़ी इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी डालो कि जो आज भारतीय जनता पार्टी से पहले भी और पार्टियों के शासन भी देखे आपने और विधायक भी देखे, इस शासन का चरित्र किस रूप में भिन्न देखते हो आप पिछले से? ये मतलब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। अच्छा। अब राम का नाम लेकर ने मंदिर बनाया, राज लिया, और अब वो राम का चंदा खा गए। बिल्कुल, करोड़ों रुपया घोटाला चल रहा है अभी। घोटाला, और सबसे बड़े जो 2 उसमें बंदे हैं, हाँ। उनका केवल इस्तीफा हो गया, और आज बीजेपी के बड़े लीडर उनका बचाव में उतर रहे हैं। एक कारपोरेट हाउसेज और साम्राज्यवाद, हमारे देश की जो पहचान है वो, क्योंकि हम 200 साल गुलाम रहे अंग्रेज की, लड़े, लाखों लोगों ने काला पानी, फांसी, जेलें काटी, करोड़ों लोग आंदोलन में रहे। बीजेपी और ये हिंदू महासभा, आरएसएस के जनसंघ, आरएसएस के लोग कहीं नहीं थे, और आज भी ये वही कर रहे हैं अमेरिका के साथ, जिसने पूरी दुनिया में मतलब किसी भी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं छोड़ी। अत्याचार करा, फिलिस्तीन में 20,000 बच्चे मार दिए जिन्होंने। 20,000 बच्चे मार दिए, महिलाएं मार दी, 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए, उनके घर डिमोलिश कर दिए, और अभी भी जारी है। राशन तक उनकी को नहीं पहुंचने दे रहे, और हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मतलब एक तरह से अपराधियों के साथ खड़े होने वाला मामला है। सिंपल भाषा में, मैं घनी ज्यादा वो तो जानता नहीं, और हमारे देश का रिकॉर्ड रहा है, हम कभी भी बदमाश की तरफ नहीं रहे। हम साम्राज्यवाद विरोध की, बड़ी जो साम्राज्यवादी देश हैं उनकी विरोध की विदेश नीति हमारी थी। आज उनके पिछलग्गू हम बने हुए हैं, और देश की जनता ने भुगतान करना पड़ रहा है उससे। आप अब तो बल्कि के घट भी गए, तब भी हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस के रेट घटाए नहीं जा रहे, लोगों को निचोड़ा जा रहा है। ये है हालत, और इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को भी लड़ना इकट्ठा होकर, और ये विपक्षी पार्टियों में भी फर्क करना पड़ेगा। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो गाए बगाए बीजेपी की बोली बोलती हैं, उनसे बच कर रह के, और बाकी लोगों को जिनकी जो अपना बड़ी पार्टी के हैं, उन्होंने भी ऐसा रुख अपनाना पड़ेगा कि सबको साथ लेके, बड़ी बड़ी तो किसी बची नहीं कहना बड़ी है, उनको साथ लेके ही चलना होगा, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित होगा। तो आज आपने कामड़ रमेश चंद्र जी के विचार सुने। उन्होंने बिल्कुल साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में अपने जीवन का फलसफा समझाया। उन्होंने एक गरीब मजदूर के, श्रमिक से एक ट्रेड यूनियनिस्ट तक और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तक का सफ़र तय किया। उन्होंने स्पष्ट में समझाया कि जो बड़े अमीर लोगों के मुनाफों की सुरक्षा के लिए सत्ताएं काम करती हैं, और मालिकों की हवस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो मजदूर को बिल्कुल निचोड़ देते हैं। इसके खिलाफ संगठित होना ही एक रास्ता है। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हम कामना करते हैं कामड़ जी आपका स्वास्थ्य बना रहे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।